जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभिजीत दीपके ने मोदी विरोधियों में कुछ वाहवाही तो बटोर ली, थोड़ी चर्चा तो करा ली, लेकिन अब अभिजीत दीपके की कुंडली खंगाली जाने लगी है। इसकी पढ़ाई, इसका खर्चा, इसके परिवार की कमाई, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। अभिजीत दीपके और सौरव दास दोनों कि ये पैसा ला कहां से रहे हैं, जो ये विदेशों में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर महंगे महंगे घरों में रह रहे हैं। अभिजीत दीपके को लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट है सूरत के अमित तिवारी, उन्होंने शिकायत की है। उन्होंने चुनाव आयोग को, इनकम टैक्स विभाग को, सीमा शुल्क बोर्ड को शिकायत की है और इनकी पढ़ाई का खर्चा कहां से निकला इसकी जांच करने की भी मांग की है। महाराष्ट्र सरकार से भी शिकायत की है। अभिजीत दीपके के पिता सेवानिवृत्त है और वो महाराष्ट्र सरकार में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे एमआईडीसी में। अब इनकी जो तनख्वाह 60-65 हजार रुपए के बीच में थी, लेकिन अभिजीत दीपके ने अमेरिका में जाकर मास्टर डिग्री की पढ़ाई की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस में। पहले तो ये पुणे में ही पढ़ते थे, इन्होंने पत्रकारिता में स्नातक किया, फिर ये आगे की फिर इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद ये सीधे अमेरिका पहुंच गए और वहां पर इन्होंने अमेरिका में पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, वहां पर खाने पीने का खर्चा सब कहां से आया। एक सरकारी अधिकारी जिसकी 60-65 हजार रुपए तनख्वाह, फिर उसके बाद रिटायरमेंट, और वहां अमेरिका में ये सब खर्चा लाखों लाख का है, 50 लाख 60 लाख तक का खर्चा है, सिर्फ क्योंकि आपको कॉलेज की फीस नहीं भरनी होती है, आपको अपना रहने सहने और खाने पीने का खर्चा भी देखना होता है। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इनके पिताजी इतना पैसा लाए कहां से, जो अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया पढ़ाने के लिए और वहां का पूरा खर्चा भी उठा लिया। इसकी जांच की जाए, महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है। अभिजीत दीपके अब जब ये फंसने लगा तो ये वीडियो बनाकर लाया कि मुझे इसके लिए वहां स्कॉलरशिप मिली थी और एजुकेशन लोन लिया था, अगर चाहो तो मैं इसके कागज भी दिखा सकता हूँ। स्कॉलरशिप मिली थी, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है कि आपकी फीस माफ होती है उसमें या फीस कम पड़ती है, लेकिन आपको वहां पर रहना भी होता है। वहां पर अमेरिका में आपको अब 1 साल 2 साल आप वहां रह रहे हैं, पीजी लेके रहे या फिर आप हॉस्टल में रहे, कैसे भी रहे, कुछ तो खर्चा आपका होगा। 3 टाइम का खाना तो खाओगे ही, कपड़े तो पहनोगे ही, तो उसका खर्चा कहाँ से आ रहा था? क्या स्कॉलरशिप से आ रहा था? स्कॉलरशिप तो आपकी फीस को लेकर आती है, रहने का खर्चा तो स्कॉलरशिप में मिलता नहीं है। तो इनको कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप मिल गई थी? और एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन भी फ्री में नहीं मिलता है, आपको उसका जब तक आप लोन नहीं चुका देते हैं आपको ब्याज देना पड़ता है। आप तो वहां नौकरी भी नहीं करते थे, क्योंकि आपने कहा था भाई, आशुतोष रांका और अभिजीत इन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान ही बताया था कि मैं, आशुतोष रांका ने कहा था कि हम लोग कुछ समय पहले बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर फिर अब नौकरी वगैरह कैसे होगी, क्योंकि इसका कोर्स पूरा होने वाला था, तो नौकरी तो तुम्हारी लगी नहीं थी, तो आप किस्तें कैसे भर रहे थे? क्या आपके पिताजी किस्तें भर रहे थे? और आपने अभी तक कितना लोन चुका लिया? तो ये सारी बातें अब सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब तक भाई कोई नहीं जानता तो नहीं जानता, लेकिन अब जब आप बॉस्टन पढ़कर आए हो, आपका कोर्स अभी तक चल ही रहा है कि खत्म हो गया है क्या है, लेकिन आप वहां का खर्चा कैसे उठा रहे थे, ये जानकारी सामने आनी चाहिए। अगर आपके पास दस्तावेज है तो दिखा दो कि भाई इतने लाख की स्कॉलरशिप मिली थी, इतने का एजुकेशन लोन था, उसको मैं इस तरह से चुका रहा हूं। तो सवाल खड़े होते हैं, और सवाल सिर्फ इस पर नहीं है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी, उन्होंने इनकी फंडिंग पर भी सवाल उठाए हैं कि भाई सीजेपी का प्रोटेस्ट था, इसके पास पैसा कहां से आ रहा था? खिलाने पिलाने, टेंट लगाने के लिए क्राउड फंडिंग थी, तो क्राउड फंडिंग का भी कुछ एक तरीका होता है। आपने क्या कोई नंबर जारी किया था कि आपको पैसा दे सके लोग? कोई ऐसा नंबर तो था नहीं, कोई अकाउंट नंबर था, कोई फोन नंबर था, या कोई ऐसा डोनेशन था, आपने कैंप लगाया था कि आपको पैसे देके जाएं, कोई पर्ची होगी, कुछ तो होगा कि आप कहां से। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है कि लोग आपको पैसा दे रहे हैं, तो उसका भी तो हिसाब रखना जरूरी होता है, वरना उस पैसे को भी इधर उधर आप गलत काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी फंडिंग की जांच तो होनी ही चाहिए। फिर उन्होंने जो कपिल सिब्बल, इनकी जो लीगल एड है, यानी कि इन्होंने कहा कि भाई हमें कानूनी सहायता के लिए हम अपना एक केंद्र बना रहे हैं, सीजेपी का कानूनी सहायता देगी और उसके लिए एक फंड बनेगा, और कपिल सिब्बल ने कहा जी मैं तो उसमें 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो अब यही जांच करने के लिए इन्होंने मांग की है कि भाई उसमें जीएसटी लगेगा, 1 करोड़ रुपया जो ये कपिल सिब्बल दे रहे हैं, सीजेपी को जो ये मिलेगा ये पैसा,
इस ये पैसे पर क्या कोई टैक्स वगैरह लगेगा? सरकार ये देखेगी ना, क्योंकि ये रजिस्टर्ड तो है नहीं सीजेपी। और इनका ये भी कहना है अमित तिवारी का कि भाई ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नाम उस तरह का है। अपना एक अलग से एक फंड भी बना रहे हैं और उसके लिए इतना इतना पैसा भी ले रहे हैं। तो कहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन या कुछ तो इनकी लीगल जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई ऑडिट होना चाहिए, या तो ये खुद ऑडिट करके दे। ये तो एकदम हवा हवाई है कि कहीं कोई, इनकी तो एक वेबसाइट तक नहीं है, बस एक नाम है, सोशल मीडिया पेज है। इस वक्त तक तो एक संगठन भी ढंग से नहीं है, क्योंकि संगठन में भी ठीक ठाक तरह से आपने प्रवक्ता रखे हुए और कोई पदाधिकारी है नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं है, तो कोई एक ढांचा तो होता है। ये तो सब बिखरा पड़ा है। वैसे एक सोशल मीडिया पेज है, उस पेज के आधार पे आप पैसा भी ले रहे हैं, उसके आधार पे आप अपनी गतिविधियां भी कर रहे हैं, तो कोई कानूनी बाध्यता, कानूनी ढांचे के तहत तो इनको आना ही चाहिए। तो वही मांग इन्होंने की है कि महाराष्ट्र सरकार भी जांच करे और इनकम टैक्स विभाग भी जांच करे। और देखिए, शुरुआत है, आज सवाल उठ रहे हैं, कल को एक्शन भी होगा। और इन लोगों के ऊपर जो सरकार ने इन्हें माफी दी है, जो एफआईआर दर्ज करने जो खारिज की जाएंगी, वो सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी होंगी और उससे जुड़ा हुआ कोई और एक्शन इनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन फंडिंग पर एक्शन ना हो, ये तो इसका इनके शर्तों का हिस्सा तो है नहीं, वो तो अलग से जांच हो सकती है। अभिजीत दीपके की कोई जांच ना हो, ऐसा तो उसके अंदर है नहीं, ना तो सरकार का कोई आश्वासन है। तो इनके ऊपर अब ये बाहर से सवाल उठ रहे हैं, अब यहाँ से सिस्टम से भी इनकी जांच शुरू होगी। जैसे कि सौरभ दास है, सौरभ दास को लेकर जैसे दावे भी किए जा रहे हैं और कुछ चीजें तो तथ्यात्मक रूप से है भी कि इन्हें कहां से पैसा मिलता है। इन्हें एक तो इन्हें ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है, जो इन्हें पुलित्जर ग्रांट मिली थी, उसमें पैसा आता है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का। फिर ये कुछ समय पहले क्लाइमेट एक्टिविस्ट हुआ करते थे, ये पर्यावरण के लिए इन्होंने शुरू किया था। ये इंडिया गेट पर भी हुआ था प्रदूषण वाला, जिसमें बाद में नक्सलाइट वगैरह को लेकर भी हंगामा होने लगा था, उसमें भी ये शामिल थे सौरभ दास। इन्होंने भी, ये कई जगह हाथ पैर मारते रहते हैं कि कई बार इसके लिए पैसा मिल जाए तो कभी उसके लिए पैसा मिल जाए। इनको यहाँ तक इस तरह की चीजें सामने आई है कि ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से इन्हें पैसा मिलता था। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन कौन है? इसका काम यह है कि भारत के स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल उठाना, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर सवाल उठाना, भारत में दवाइयों पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, और भारत को इन सब मामलों में कमजोर दिखाना, गड़बड़ियां दिखाना, यही सब इनका काम है। चाहे कोविड-19 पर भी इन लोगों ने काफी आर्टिकल वगैरह लिखे गए, ठाकुर फाउंडेशन की तरफ से बड़ी फंडिंग हुई, इसमें ये सब सामने आता है। भारत में कोई रिसर्च हो तो उस पर सवाल उठा देना, कोई उपलब्धि हो तो उसके खिलाफ लिखना, ये सब के लिए पैसा लगाता है ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। इसका मुख्य काम इसी तरफ है। एक तरह से एक वो लॉबी चलती है ना, जैसे भारत आयुर्वेद के खिलाफ एक लॉबी चलती है, इसी तरह से भारत में जहां जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है उसके खिलाफ एक लॉबी चलती है, तो ये पैसा आता है। अब जो सौरभ दास है, इसने भी इस तरह के आर्टिकल लिखे हैं और इसको भी ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से पैसा आया है। यहाँ तक कि सौरभ दास ने इसका एक क्लाइमेट फ्रंट करके एक इस कंपनी भी इन लोगों ने खोली थी, एक शुभम ठाकुर नाम के एक लड़के के साथ, जो ये लोग क्लासमेट भी हुआ करते थे, या कम से कम जानकार पढ़ाई के दौरान एक दूसरे को जानते थे। तो क्लाइमेट एक्शन फ्रंट नाम से इन्होंने एक कंपनी खोली थी। हालांकि बाद में उसका क्या हुआ, अब तो सौरभ दास उससे पीछा छुड़ाते फिरते कि नहीं भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग उसमें शामिल थे। तो ये सब करके फंडिंग जुटाना, कभी क्लाइमेट के नाम पर यहाँ हंगामा करो, कभी अब ये शिक्षा के एक्टिविस्ट बन गए हैं, अब ये इसमें आ गए हैं, फिर कल को किसी और चीज के लिए होगा तो ये उसमें पहुंच जाएंगे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इनका यही काम है। फिर ये जुडिशरी पर भी लिखते रहे हैं। इन्होंने पूर्व सीजेआई जो है चंद्रचूड़, उनके खिलाफ भी इन्होंने लिखा। अब ये सर्टिफिकेट देने लगे कौन से सीजेआई अच्छे कौन से सीजेआई बुरे, उसको लेकर केस चल रहा है। अब वो कारवा के लिए लिखते रहे, वायर के लिए, वायर में काम किया है, और अल जजीरा के लिए ये भाई लिखते रहे हैं। अब ये भाई सब अल जजीरा के लिए भी लिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो सौरभ दास के ऊपर अब इसकी भी कई चीजें निकल कर सामने आ रही है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि भाई लाखों के फ्लैट में रहता है ये, और ये भी अभिजीत अय्यर मित्र है, एक मीडिया पर्सनालिटी है, रिसर्चर है। उन्होंने तो कई दावे किए। उन्होंने तो ये तक कहा कि सौरभ दास के असली माता पिता नेपाल से थे, ये तो यहाँ का है भी नहीं,
ये अडॉप्टेड है, यहाँ इसको ये नाम मिला है सौरभ दास को, और इसके असली माता पिता कौन है ये पता ही नहीं है। और ये यहाँ पर लाखों के फ्लैट में रहता है ग्रेटर कैलाश में। अब अभिजीत अय्यर मित्र ने तो ये तक 8-9 लाख के किराए के फ्लैट पर रहता है। तो इतना पैसा कहाँ से लाता है भाई? आपके कभी कभी आपके आर्टिकल छपते, अगर हम ये भी देखें कि आपके आर्टिकल भी कभी कभी छपते हैं, ऐसा भी नहीं कि रेगुलर कहीं काम कर रहे हैं, फ्रीलांस के तौर पर काम करते हैं, कितना पैसा आपको मिल जाता है? कैसे आपका चल रहा है इतना महंगा लाइफस्टाइल? और ठाकुर फैमिली फाउंडेशन तक से इसके पास 6 लाख आने के दावे किए जाते हैं। किसने आर्टिकल लिखा है, एक एक आर्टिकल के 3-3 लाख मिले हैं। किस लिए खर्च हो रहा है पैसा? ठाकुर फैमिली फाउंडेशन के अमेरिका से लिंक है। कैसे हो रहा है? क्यों कर रहा है कोई इतना पैसा खर्च? भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत में उत्पात मचाने के लिए, अस्थिर करने के लिए, कमजोर करने के लिए। इसलिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और इनके जैसे लोग जो भारत में ही पैदा हुए या कम से कम भारत में ही पले बड़े हैं, वो अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी पर उतर आते हैं और देश की बुराई में जुट जाते हैं। तो अब इनकी देखिए, मामला शांत जब होता है ना, अभी तो हंगामे में, अभी तो अभिजीत दीप के सपनों की दुनिया में ही है, हवा में ही है, सब मिल रहे हैं, जाकर इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन आप जब चीजें ठंडी हो जाती हैं, फिर आपके दूसरे मामले खुलते हैं, और वो खुल रहे हैं। और सार्वजनिक जीवन में आए हो तो बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा आपको, अपने कागज भी दिखाने पड़ेंगे, कार्रवाई तो होगी, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, और सरकार की भी नजर में है। देखिए, जिस तरह का सेटबैक इनकी वजह से मिला है, तो वहां कोई चुप बैठने वाले तो है नहीं, सही समय का इंतजार होता है। तो उस सही समय आने पर इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो इनको भी बताना पड़ेगा कि भैया बड़े तुम मूर्ति बन रहे हो कि हम तो ईमानदार हैं और हम जो है युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो कितना आप ईमानदार हो ये सबको दिखेगा। जब तक आप लो प्रोफाइल हो तो ठीक है, लेकिन जब आप खुद हाई प्रोफाइल बन गए हो तो फिर आपकी चीजें जनता के सामने आएंगी और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।